Assalamu alaikum everyone. It is such an immense pleasure to be in front of all of you and present my talk. Seriously, जब मुझे फेरोज सन्स वालों ने अप्रोच किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि एटलीस्ट उनको पता है, they have the confidence in me कि I can present my talk confidently and with proper knowledge. तो आज की जो हमारी talk है, we are going to spend some time on understanding the superficial fungal infections. And we'll try to put our patients first, winning against the antimicrobial resistance, AMR, which is the hot thing throughout the globe. क्योंकि AMR या antimicrobial resistance से बहुत सारे लोग डसे हुए हैं, most probably सबसे ज़्यादा तो medicine वाले लोग हैं, क्योंकि ज़्यादातर infections वो हैं जो out of control जा रहे हैं because of the resistance, but dermatology is not exempt. Dermatology में we are facing बहुत ही ज़्यादा resistance to antifungals because superficial dermatophytic infections या superficial fungal infections जो हैं they are on a rise, the prevalence is increasing. तो इस वजह से जो over the counter medicines मिल रही हैं या patients का compliance ठीक नहीं है, dosing ठीक नहीं है, there are multiple factors, we are going to touch most of them very soon. तो उस वजह से जो resistance आ रही है, it's putting all of us in trouble. So let's see them all one by one. मैं आपको बताऊंगी कि हमारे experiences as dermatologists क्या हैं. What do we prefer when it comes to diagnosing a superficial fungal infection with confidence and when it comes to treating them? आप लोग मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं और आप लोगों में से most of them have already shared with me because I was to some of the lectures general physicians और उनके साथ मेरी पहले meetings हुई and then I came to know the ground realities that you guys are facing and together we are going to win this war against antimicrobial resistance with small steps that we are going to take today. तो antimicrobial resistance obviously ये वही है when the bacteria, viruses and fungi and parasites no longer respond to the antimicrobial medicines. और उस वजह से क्या होता है कि they keep on rising, they keep on propagating, they keep on multiplying और फिर एक ऐसा वक्त आता है कि वो बीमारी out of control हो जाती है. और इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि बहुत सारे इन्फेक्शंस जो हैं बहुत सारे डिसिप्लिन्स में पीपल आर ऑलरेडी फेसिंग AMR और इसमें ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, नमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस, गोनोरिया हैं. लास्ट ऑफ द लिस्ट अगर आप देखें तो डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस जो हैं ये अब इस लिस्ट में ऐड हो गए हैं. एंड इसमें हमारा जो आज की टॉक होगी आई ट्राई टू कंप्लीट इट विद इन टाइम और उसमें हमारे स्पेसिफिक लर्निंग आउटकम्स ये होंगे कि आप सबको आई नो डर्मेटोलॉजी इज अ फील्ड के जब आई वाज इन 4th ईयर एंड फाइनल ईयर तो ये एक वाहिद फील्ड थी जो सर के ऊपर से गुजर जाती थी एंड आई नेवर थॉट कि ये कभी आई वुड बी एबल टू यू नो प्रेजेंट अ लेक्चर इन फ्रंट ऑफ द अकॉम्प्लिश्ड लॉट. तो ये एक ऐसी चीज है जो समझ में आने वाली नहीं है. आज हम कोशिश करेंगे कि सुपरफिशियल डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस को थोड़ा आसान बनाया जाए. नेक्स्ट, डिफरेंशियल डायग्नोसिस के ऊपर हमने लाजमी फोकस करना है. जरूरी नहीं है कि हर एनुलर स्केली रैश जो है वो फंगस ही हो. इमर्जिंग रेजिस्टेंस को देखेंगे क्या फैक्टर्स हैं, क्यों रेजिस्टेंस आ रही है और फिर हम अप्रोच डिस्कस करेंगे कि हमने किस तरीके से पेशेंट्स को ट्रीट करना है. अच्छा, ये जो फंगस है सुपरफिशियल डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस या इसको आप टीनिया बोलते हैं, इट लव्स द केराटिन. वेरेवर इज केराटिन इट वुड गो देयर. केराटिन इज इन योर हेयर, इट्स इन योर नेल, इट्स ऑन योर स्किन. So it eats up the keratin and proliferates there. It cannot cross your skin barrier and go down deeper. तो एक बात तो तय हो गई कि it cannot cause any subcutaneous or deep fungal infections no matter how complicated the patient is. It's going to stay in the skin and you're going to treat it there. अब स्किन के अंदर जो सुपरफिशियल माइकोसिस हैं वो जैसे मैंने कहा स्किन, हेयर, नेल में जा सकती हैं, तो हमें अपना फोकस जो है वो उसी तरफ रखना पड़ेगा. डीप वाले जो हैं वो आज मेरे एजेंडा में नहीं है एंड आई एम नॉट गोइंग टू टच देम. सुपरफिशियल डर्मेटोफाइटोसिस में इट्स नॉट ओनली टीनिया दैट बग्स अस, इट्स कैंडिडा आल्सो, इट्स पिट्रेसिस वर्सिकलर आल्सो. ये 3 मेजर सुपरफिशियल डर्मेटोफिटिक इन्फेक्शंस हैं जो हम एनकाउंटर करते हैं. Well, most common of them is obviously dermatophytosis और इसको हम रिंगवॉर्म भी कह सकते हैं. ये कुछ मुश्किल से नाम है, इनको याद करना तो बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन लिखने का मकसद ये था कि these guys are being resistant to the antifungal drugs nowadays and the trichophyton, which is the first of these 3, is the most reported resistant organism worldwide. और रेजिस्टेंस का पता हमें तभी चलता है जब हम फंगल कल्चर्स कराते हैं. तो फंगल कल्चर्स जो थे वो रूटीन में नहीं थे. थैंक्स टू फेरोज सन्स के वी आर नाउ रनिंग a research study at King Edward Medical University where we are doing the fungal cultures
जस्ट टू गेट एन आइडिया कि ट्रीटमेंट फेलियर्स क्यों हो रहे हैं, फंगस क्यों रेजिस्टेंट है और जो रेजिस्टेंट वाली स्ट्रेन्स हैं वो कौन सी हैं, so that one fine day maybe we would come up with guidelines to treat anti-fungal infections. और guidelines तभी possible है बनाना जब आपको पता होगा कि आपको बग कौन कर रहा है, आपको प्रॉब्लम कौन सी स्ट्रेन्स कर रही हैं। तो प्रेवलेंस जो है वो ऑब्वियसली बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान में भी स्टडीज हुई हुई हैं जिसमें द प्रेवलेंस इज ऑन अ राइज। और ट्रांसमिशन इसकी, चूंकि जब हम लोग हिस्ट्री लेते हैं सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस में, तो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज टू आस्क अबाउट द पेट्स पेशेंट इज हैविंग। पेट से ह्यूमन में ट्रांसमिशन काफी कॉमन है और काफी अंडर एस्टिमेटेड है। देन ह्यूमन टू ह्यूमन इज ऑब्वियसली देयर। इसके अलावा गार्डनर्स को लग जाता है, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं उनको लग जाता है, ठीक है जी। सॉइल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इज ऑल्सो देयर। तो क्लासिकल जो लीजन होता है इसका, उसमें इसी तरीके से एक वेल डिफाइंड सा बॉर्डर होता है, स्केलिंग होती है। Sometimes it tries to clear itself from the center and then it propagates from the periphery. So when it propagates in all the directions, you might see different, variations of the shape. But the actual morphology stays the same, कि जिसमें scaling है, erythema है, एक border है. And this is the border that makes you confident कि ये हम टीनिया के साथ डील कर रहे हैं। प्रोफेसर शाहिद साहब का लेक्चर सुना, प्रोफेसर जुनेद साहब का लेक्चर सुना। डायबिटीज एंड हाइपरटेंशन सिर्फ और सिर्फ डिजीजेस नहीं है, दे आर मदर ऑफ डिजीजेस। एंड व्हेन इट कम्स टू सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शंस, मोस्ट ऑफ द टाइम वी सी कि द पेशेंट इज ऑलरेडी इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड आइदर बिकॉज ऑफ द डायबिटीज और द इंसुलिन रेजिस्टेंस इन द बैकग्राउंड, या कोई और किस्म की इम्यूनोसप्रेशन चल रही है बाय स्टेरॉइड्स या ओबेसिटी है। ओबेसिटी को सर ने बड़ा अच्छा टच किया, प्रोफेसर शाहिद ने। मेरे ख्याल में ये वाकई एक एपिडेमिक है कि एवरी अदर पर्सन इज ओबीज, मेल्स आर, जैसे सर ने कहा, प्रेग्नेंट विद सेंट्रल ओबेसिटी। तो ये इट्स वेरी कॉमन टू सी, इट्स मदर ऑफ डिजीजेस। अगर हम अपने पेशेंट को वेट मैनेजमेंट का ही थोड़ा जोर देकर समझाना शुरू कर दें तो मेरे ख्याल में आधे मसले उनके वैसे ही हल हो जाएंगे। उनको गैस ट्रबल भी नहीं होएगी, उनकी डाइजेशन भी ठीक हो जाएगी, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा, शुगर कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी और बाकी मसले भी बेहतर हो जाएंगे। तो लोकल फैक्टर्स कुछ होते हैं जिनको हम भूल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे ज्यादा रिवाज नहीं है वॉशरूम्स में टॉयलेट पेपर्स रखने का। यू कैन आस्क द पेशेंट टू क्लीन अप हिम और हरसेल्फ आफ्टर गेटिंग फ्री फ्रॉम द वॉशरूम, ताकि वहां पे डैम्प एनवायरनमेंट ना हो, बिकॉज द फंगस लव्स डैम्प एनवायरनमेंट। ये जहां पे नमी होएगी, जहां पे डार्कनेस होगी, वहां पे ये ग्रो करेगी। दैट्स व्हाई यू सी इट मोर इन द अंडर आर्म एरिया, इंग्वाइनल एरिया, इंफ्रामेमरी एरिया। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज द मीडियल पार्ट ऑफ द थाई, और इसको हम बोलते हैं जी टीनिया क्रूरिस। डिफरेंट नेम्स हैं। इफ इट्स ऑन द बॉडी इट्स कॉल्ड कॉर्पोरिस, more so when it's there in the inguinal area it's called cruris, and the commonest of all the tenias in Pakistan is Taenia capitis, which is the infection of the scalp. उसके ऊपर भी हम जाएंगे अभी shortly. तो differential diagnosis की बात करना बहुत important है, and this was basically supposed to be the gist of my presentation today, because we would particularly treat the superficial fungal infections with confidence, बाकी सारी चीजों को exclude करके। So these are the diseases जो कि इसके close differential में आती हैं। ग्रैनुलोमा एनुलार देखें, बिल्कुल टिपिकल है, टीनिया जैसा ही है, राउंडेड सा इसका बॉर्डर है, दरमियान से ये क्लियर है, बट द ओनली थिंग इज कि इसमें बहुत ज्यादा स्केलिंग नहीं होगी और पेशेंट को बहुत ज्यादा इचिंग नहीं होगी। तो ये दो बातें उसके अगेंस्ट जाएंगी। पिट्रियासिस रुब्रा पाइलैरिस, पिट्रियासिस रोजिया, सॉरी ये दिस इज ये गलती से लिखा गया, पिट्रियासिस रोजिया पीआर में भी बिल्कुल इसी तरह के लीजन्स हो सकते हैं, स्केलिंग है, लेकिन इसका जो स्केल की क्वालिटी है वो डिफरेंट होगी, इचिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी, और इसमें एक हेरल्ड पैच होता है जो कि मदर ऑफ द डिजीज होता है, मदर ऑफ द पैचेस होते हैं, और उसके बाद छोटे छोटे डॉटर पैचेस बनते हैं। देन नॉट टू फॉरगेट द कनेक्टिव टिश्यू डिजीज स्पेक्ट्रम, सब एक्यूट कुटेनियस एली, SCLE, दैट कम्स मोस्टली ऑन द फ्रंट ऑफ द चेस्ट एंड द अपर बैक। उसके बिल्कुल इसी तरह के लीजन्स होते हैं, क्लियरिंग फ्रॉम द सेंटर, बट अगेन वही इचिंग नहीं होगी, स्केलिंग बहुत ज्यादा नहीं होगी। लो ग्रेड फीवर माइट गो ऑन, जॉइंट पेन्स हो सकती हैं, फोटोसेंसिटिविटी आपको मिल सकती है, तो यू विल रिलाई ऑन दी अदर फैक्टर्स आल्सो। एंड देन ऑब्वियसली सोराइसिस। तो सोराइसिस के पेशेंट में खारिश भी हो सकती है, स्केलिंग भी हो सकती है, बिल्कुल ऐसे ही पैचेस हो सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली ये लॉन्ग टर्म डिजीज है, वो इतने दे वोंट बी आई मीन रिस्पॉन्डिंग टू द टॉपिकल ट्रीटमेंट्स। और जो टीनिया का पेशेंट होता है वो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स आपके पास लेके आया हुआ होता है, एंड द लीजन्स स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द ड्रग्स वेरी सून। अच्छा, कुछ की मैंने पहले बात की है, दीज आर इंपॉर्टेंट डूज जो हमने हर टीनिया के पेशेंट में करने हैं, कि उनको बताना है कि अपनी बॉडी को ड्राई रखें, अपनी हाइजीन ठीक रखें,
जिन लोगों को नेल फंगस होती है, अपना नेल क्लिपर या जो नेल कटर है उसको शेयर ना करें, और जिस नाखून में वो फंगस है उस नाखून को काटने वाला नेल कटर भी सेपरेट कर दें। डाइट उनको अच्छी बतानी है, लाइफस्टाइल अच्छा बताना है। ओके, सो दिस वाज टीनिया कैपिटिस, इसकी मैं बात करी थी। इट्स द कॉमनेस्ट टाइप ऑफ टीनिया। और इसका क्लोज डिफरेंशियल जो मेरी बात हुई थी फैमिली फिजिशियन से, उन्होंने मुझे बताया था। आप लोगों के ख्याल में सर क्लोजेस्ट डिफरेंशियल क्या है? जी सर, सेब्रिक डर्मेटाइटिस। जी सर, बिल्कुल, वेरी नाइस। Exactly. But how do you differentiate seborrheic dermatitis from that of tinea capitis? It's very simple. You closely look at the scalp. If you have a hand lens, that would help you better. और अगर वो नहीं भी है तो आप ये देख लीजिए कि वहां पे हेयर लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा। सेब्रिक डर्मेटाइटिस में हेयर लॉस नहीं होगा, टीनिया कैपिटिस में हेयर लॉस होगा। हेयर माइट बी ब्रोकन एट द टॉप ऑफ द स्कैल्प गिविंग यू ब्लैक डॉट्स, और एट ऑल वो प्रेजेंट ही नहीं होगा, या वो डिफरेंट लेंथ्स के ऊपर टूटा हुआ होगा और आपको मल्टीपल लेंथ्स में नजर आएगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इसको रिंगवॉर्म ऑफ स्कैल्प भी कहते हैं। ये थोड़े गंदे गंदे नाम है, मुश्किल से, ये वो टीनिया की स्पीशीज हैं जो इसको ज्यादातर करती हैं। अगर हेयर को अंदर से फंगस ने इन्वेड कर लिया है तो दैट्स कॉल्ड एंडोथ्रिक्स, और अगर बाहर से उसको कैप्चर कर लिया है दैट्स कॉल्ड एक्टोथ्रिक्स। और फेवस और कीरियन जो है, ये दो इन्फ्लेमेटरी टाइप्स ऑफ टीनिया कैपिटिस हैं जिनको अभी हम टच करेंगे। ये वाले फैक्टर्स जो है ना, आई वुड लव कि अगर आप इन चीजों को हर पेशेंट में स्क्रीन करें और इसके ऊपर लाजमी तौर पे बात करें, क्योंकि दिस इज a one major factor in controlling the disease. I still remember a final year student comes to us and he is still with us. और फेरोसेंस वालों को शायद आइडिया होगा, अब हमने उसके फंगल कल्चर्स जमा कराए हैं, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ दैट स्टडी। हमने उसी चुगताई वालों को ही कांटेक्ट किया एंड दे टुक द फंगल कल्चर। अब दैट मेडिकल स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम टीनिया कॉर्पोरिस फॉर लास्ट कपल ऑफ इयर्स। मतलब ये बात समझ में आने वाली नहीं है कि 2 साल से एक पेशेंट सफर कर रहा है। ही हैज टेकन मल्टीपल ट्रीटमेंट्स ऑफ टर्बिनाफिन, इट्राकोनाजोल, फ्लूकोनाजोल एंड आल्सो वोरिकोनाजोल, बट स्टिल द डिजीज इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। तो व्हाट वी हैव थॉट इज कि हमने उसके फंगल कल्चर्स लिए हैं। वी आर गोइंग टू आइडेंटिफाई द कल्प्रेट स्पीशी की ये कौन सी है और इसको हम किस तरीके से ट्रीट करें, बट अभी भी वो एक जो है डायलेमा बना हुआ है हमारे लिए। He has been put on the oral retinoids as well, and he has taken oral retinoids just keeping this idea of decreasing the sebum production, but that didn't even help. So, जैसे मैंने पहले कहा, इन्फ्लेमेटरी टाइप ऑफ टीनिया जो हैं ये 2 हैं, फेवस एंड कीरियन, और नॉन इन्फ्लेमेटरी ग्रे पैच एंड ब्लैक डॉट। तो ये सारे सर के ऊपर ही नजर आते हैं। वंस यू सी दिस व्हाइटिश पैचेस, तो इसमें सेब्रिक डर्मेटाइटिस का डिफरेंशियल बड़ा क्लोज है, और बात वही है, हेयर लॉस होगा, यहाँ पे बाल टूटे हुए हैं, ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे व्हाइट स्केलिंग है, सो दिस इज अ ग्रे पैच टाइप ऑफ टीनिया जिसका क्लोज डिफरेंशियल सेब्रिक डर्मेटाइटिस है। यहाँ पे आपको ब्लैक डॉट्स नजर आ रहे हैं जो कि बाल टूटे में, और जाहिर है वो भी किसी और डिजीज में नहीं टूटेंगे अपार्ट फ्रॉम टीनिया। ये है जी फेवस, और अभी कीरियन की पिक्चर भी दिखाऊंगी। फेवस और कीरियन दोनों बॉगी स्वेलिंग, इन्फेक्टेड, और एट टाइम्स आपको यही लगता है कि सुपर एडिड बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, और इसमें हो भी जाता है। बट द टीनिया, द टाइप ऑफ टीनिया विच इज शॉनलेनाई मोस्ट ऑफ द टाइम, जिसकी स्पीशीज है, दिस इज वेरी एक्सुबरेंट, और ये बहुत ही एग्रेसिव टाइप ऑफ टीनिया है जो फेवस और कीरियन करता है। So this is a dermoscopic picture. I am proud to say that I am the pioneer of dermoscopy in Pakistan, which is a handheld tool where we just put it on the lesion and then we better know what exactly it is without ever cutting the skin, going through biopsies. And this is my own patient who came to clinic with hair loss, and then when I saw with dermoscopy, तो ये सारे मुझे नजर आ गए। They were clearly indicative of टीनिया कैपिटिस, और ये एक यंग पेशेंट थी, एडल्ट थी, इसमें कोई सोच भी नहीं सकता था कि इसको टीनिया भी हो सकता है, बट fortunately she was caught in time. तो ये भी डर्मोस्कोपिक पिक्चर्स हैं टीनिया की, और जनाब ये है फेवस, और इसमें स्कूचुला बनते हैं, स्कूचुला, वेरी इंटरेस्टिंग सा नाम है। येलो सॉसर शेप क्रस्ट्स बनती है जिसकी वजह से हम इसको पहचानते हैं कि जी ओके फाइन, दिस इज शॉनलेनाई bugging us up and we need to treat it for a longer duration of time. So in any kind of tinea, wherever it is, it's on the face, body or anywhere, you need to identify this border, which is very important. बाकी सारी डिजीजेस में इतना क्लियर कट आप बॉर्डर आइडेंटिफाई नहीं करते, और इवन मेल ट्रीटेड टीनिया में भी ये बॉर्डर आपको नजर आता है। बियर्ड के ऊपर अगर होगा तो यू रियली नीड टू कीप इन माइंड साइकोसिस बार्बी, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है हेयर रूट का, लेकिन बात वही प्रिंसिपल मैंने जैसे पहले आपको बताया, इफ यू पुल द हेयर you'll pull it very easily in fungal infection, but if you try to pulling it up in bacterial infection, it won't be very easy.
टीनिया पेडिस है, उसकी मल्टीपल वेराइटीज हैं, टीनिया मैनम है व्हेन इट कम्स ऑन टू हैंड्स, और जी ये नाखून में फंगस आ जाती है। द क्लोजेस्ट डिफरेंशियल इट कैंडिडा ऑफ द नेल्स। तो ये मत हमेशा सोचें कि जो नेल फंगस है इट्स ऑलवेज गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू टर्बिनाफिन। इफ इट इज कैंडिडा इट वॉन्ट, you will have to have itraconazole or fluconazole at your disposal in order to treat candidal paronychia, and the clinical clue to this is involvement of the nail folds. Coexisting paronychia is very common with candidal nail infections. It's not there when it is dermatophytic infection. तो ये clinical clue है। अच्छा जी, we'll go a bit faster। ये इसकी टाइप्स थी, और ये इन्फेक्टेड टीनिया पिडिस है या एथलीट्स फुट भी इसको कहते हैं, बहुत कॉमनली नजर आता है। तो इसका एक क्लोज पार्टनर जो है ना टीनिया का, वो ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। तो थोड़ा सा एक टोटका यही है कि जब ऐसे पेशेंट्स को डील करें जो ठीक नहीं हो रहे हैं इन्फेक्टेड टीनिया के, तो उसको ग्राम नेगेटिव का कवर भी साथ में दे दें, ये ठीक हो जाएंगे। इन्वेस्टिगेशंस हमें क्यों करनी पड़ती हैं? पहले तो नहीं करनी पड़ती थी, सिर्फ और सिर्फ हम KOH प्रिपरेशंस कर लेते थे एंड वी वुड बी कंफर्टेबल इन डायग्नोसिंग। बट अब जब से ये रेजिस्टेंस चल पड़ी है तो हमें कभी कभी कल्चर भी करना पड़ता है। और रेजिस्टेंस इसी वजह से है कि आपने दवाइयां थोड़ी दी हैं, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रेजिस्टेंट हैं, फिर जब आप दवाई देते हैं तो वो बाकी चीजों को भी मार देते हैं जो अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं, और फिर ये वाले सारे जो हैं गंदे वाले ये बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, और ये खराबा ये बाकियों में भी ट्रांसफर कर देते हैं। तो इस वजह से ये रेजिस्टेंस आ जाती है। मिथ्स वही हैं जो हम सबको पता है कि एंटीबायोटिक जो है मैं ठीक हो गया हूं तो मुझे छोड़ देनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए, पूरा कोर्स करना चाहिए। और भी मिथ्स हैं, और ये कुछ मैंने फैक्टर्स लिखे हैं जो मेरे ख्याल में रीजंस हैं ट्रीटमेंट फेलियर की। अब इस पे थोड़ा सा फोकस करें। मैंने ये नहीं लिखा कि रीजंस फॉर रेजिस्टेंस, मैंने लिखा है ट्रीटमेंट फेलियर। So you guys don't know, even I don't know if a patient is not responding to medicine कि ये resistance है या treatment failure है। It's only when I do the cultures, when I do the sensitivities, only then I'll get to know कि ये resistance का केस है जिसको मैं डील कर रही हूँ या treatment failure का केस है। तो MICs होती है, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशंस ऑफ द ड्रग्स, जिसकी बेस के ऊपर ये रेजिस्टेंट ऑर्गेनिजम्स को डील किया जाता है। अनफॉर्चुनेटली हम ये सारी टेस्टिंग और MICs को चेक नहीं करते हैं। Well, amongst few last slides that I'm going through, this is one of the take-home messages कि आपने ट्रीटमेंट फेलियर केसेस को कैसे देखना है। आपको पेशेंट के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, उसके घर के हालात को थोड़ा सा जज करना पड़ेगा, कितने लोग घर में हैं, वॉशरूम कितने लोग यूज करते हैं, कमोड है या बैठने वाली सीट है, और उसकी हाइजीन मेजर्स में क्या क्या कुछ इन्वॉल्व है, टॉयलेट पेपर्स यूज करते हैं कि नहीं करते हैं, और वो साबुन कौन से यूज करते हैं, बेतहाशा एंटीसेप्टिक सोप्स लगा के अपना स्किन बैरियर तो नहीं खराब कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्री ट्रीटमेंट फेज में आएंगी, और आपका प्लान भी प्री ट्रीटमेंट फेज में आएगा दैट यू विल डिस्क्लोज टू द पेशेंट दैट ओके फाइन यू आर हैविंग द फंगस, यू आर गोइंग टू टेक द मेडिसिन फॉर नेक्स्ट 1 month एंड देन यू आर गोइंग टू कम टू मी बिफोर स्टॉपिंग द ड्रग ऑन योर ओन। ट्रीटमेंट फेज में आपने ऑब्वियसली ड्यूरेशन बताना है। आप सबको मुझसे ज्यादा ही फंगस का ट्रीटमेंट पता है। टुडेज टॉक वाज नॉट मेंट फॉर द ट्रीटमेंट पार्ट, बट थोड़ा सा मैं ये बता दूं कि एक रूल ऑफ 2 होता है फंगल इन्फेक्शंस के ट्रीटमेंट में। रूल ऑफ 2 का मतलब ये होता है कि यू आर गोइंग टू एडवाइज द पेशेंट टू अप्लाई द टॉपिकल मेडिसिन 2 centimeter बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ टीनिया, and you're going to ask the patient to continue the treatment at least 2 weeks, oral treatment, at least 2 weeks after the clinical resolution of the disease. तो ये रूल ऑफ 2 जो है ये आपको हेल्प करेगा ट्रीटमेंट फेज में भी। एंड देन पोस्ट ट्रीटमेंट आप पेशेंट को कहेंगे कि हाइजीन मेजर्स को भूल नहीं जाना, द पार्टी इज नॉट ओवर, और ये दोबारा भी आ सकती है, और आपने किस तरीके से अपनी ड्राई रखना है, अपने आप को हाइजीन मेंटेन करनी है। मे बी यू कैन कंटिन्यू विद टॉपिकल ट्रीटमेंट्स फॉर अ लिटिल लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम इवन आफ्टर यू स्टॉप दी ओरल मेडिसिन। तो मुश्किल बहुत है ये जो फंगल इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करना, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। एंड टुगेदर वी आर गोइंग टू डू दैट बिकॉज आई बिलीव मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स कम टू यू फर्स्ट बिफोर दे कम टू अस, एंड इट्स यू हु आर गोइंग टू मेक द डिफरेंस बिकॉज यू आर द गाइज हु आर गोइंग टू गाइड देम अबाउट द ट्रीटमेंट ड्यूरेशन, ये सारी बातें जो मैंने की उनके बारे में, एंड यू आर एक्चुअली गोइंग टू हेल्प अस टू रिड्यूस the resistance to antifungal treatments. Thank you so very much. This was all from my side.